हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 को करेंगे, जो कि क्लास 10th की है और सब्जेक्ट है साइंस। तो इसके अंदर हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहले भी वीडियोज़ हैं जिनके अंदर हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। देखिए, अब हम पढ़ते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं। जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, यहाँ पे जब क्षारक और अम्ल के बीच में क्रिया करवाई गई तो क्या बना? लवण एंड जल बना है। देखो, NaOH क्या है? एक क्षारक है और HCl क्या है? एक अम्ल है। जब इनके बीच में क्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है? यहाँ का Na और यहाँ का Cl ये क्या करता है? आपस में जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है? NaCl, जो कि क्या है? एक लवण है। और यहाँ से OH और H ये क्या होता है? ये दोनों जुड़ जाते हैं, जिससे क्या बनता है? H2O। ये क्या है? एक जल। ठीक है, यहाँ पे ये आपको रिएक्शन समझ में आई? अगर नहीं तो दोबारा समझा देती हूँ। देखो क्या होता है, NaOH और जब HCl के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है तो Na यहाँ से और Cl यहाँ से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है? NaCl। और NaCl क्या है? एक लवण है। ठीक है, इसी तरह OH और H आपस में जुड़ जाता है और क्या बन जाता है? H2O, और वो क्या है? जल। तो ये जो अभिक्रिया इस तरह से होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखें क्या लिखा गया है इसके अंदर। देखिए ज़रा, सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो जल है, जो भी जितने भी अम्ल हैं, वो जब किसके साथ क्रिया करते हैं? जल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। या तो क्या बनाते हैं? H3O+, या क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जब भी अम्ल की क्रिया करवाई जाती है जल के साथ में तो वो ये हाइड्रोनियम आयन या फिर जल बनाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, हमने ये भी पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उन्हें हम क्षार कहते हैं। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो, अम्ल और क्षार की जब क्रिया करवाई गई तो लवण और जल बना। तो जैसे कि ये देखो, HX और MOH, यहाँ पे क्या किया गया है? H क्या हो गया? H और OH, जैसे कि मैंने अभी समझाया था आपको, सेम यहाँ पे वही समझाया जा रहा है आपको कि क्या हुआ? H और OH आपस में क्या हुए? जुड़ जाएंगे। और जो क्या होगा? Na, जैसे कि यहाँ पे ये Na था और ये Cl, ये क्या होंगे? आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। तो देखो यही हुआ, यहाँ पे NaCl कंबाइन हुआ, यहाँ MX कंबाइन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को। NaCl को जब HCl के साथ, सॉरी NaCl नहीं था यहाँ पे, NaOH, क्योंकि ये क्या है? एक क्षारक है। जब इसको HCl के साथ में रिएक्शन करवाई गई तो होता क्या है इस रिएक्शन में? देखो, ये जो Na है ये क्या करता है? इस Cl के साथ में कंबाइन हो जाता है। ये जो Na है ये किसके साथ? इस Cl के साथ कंबाइन हो जाता है। और जो ये OH है ये क्या करता है? ये इस H के साथ में क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है। यहाँ पे इसी रिएक्शन में यही बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे ध्यान से देखते हैं हम थोड़ा सा। अब देखिए क्या कहा गया है, अम्ल और क्षारक की शक्ति हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन H+ और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। हमने पिछली क्लास में देखा है ये सब। आपको अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो किस पर निर्भर करता है? अम्ल की सक्रियता किस पर निर्भर करती है? हाइड्रोजन आयन पर। और क्षारक की निर्भरता किस पे करती है? हाइड्रोक्सी आयन पर। ठीक है, अब देखिए क्या है, H आयनों की उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। एक मिनट, इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है? ज़्यादा, यहाँ पे क्या लिखना होगा? मैं ज़्यादा जो भी हाइड्रोजन आयन H+ आयन को क्या कर रहा है? बना रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो कम H+ आयन बना रहा है उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ अम्ल कहते हैं। समझ आया? जो भी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बना रहा है, H+ आयन बना रहा है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो कम बना रहा है उसे हम दुर्लभ अम्ल कहते हैं। इसी तरह से देखिए आगे क्या है, किसी भी विलयन में H आयन की सांद्रता
को ज्ञात करने के लिए, इससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, जो भी OH आयन क्या करेंगे, ज़्यादा बनाएंगे, वो क्या होंगे, प्रबल क्षार होंगे, और जो OH आयन कम बनाएंगे वो क्या हो जाएंगे, दुर्लभ क्षार हो जाएंगे। ठीक है। अब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे हम pH स्केल कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, pH स्केल कहते हैं, जिससे हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में पता चल सके। ठीक है। pH स्केल हाइड्रोजन आयन की शक्ति या हाइड्रोजन आयन की क्षमता का सूचक है। वो क्या बताता है हमें कि हाइड्रोजन, जो भी जिस भी चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति या कितने हाइड्रोजन आयन है, इसके बारे में हमें पता चलता है। कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं या क्षारीय। तो कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार है, हाइड्रोजन आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो उदासीन विलयन होता है, जो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, उसका pH क्या होता है, 7 होता है। जब pH स्केल की बात की जाती है तो एक स्केल होता है जिसके अंदर क्या होता है, 1 से लेके 14 तक के नंबर दिए होते हैं उसके अंदर, और उसका मिड पॉइंट माना जाता है 7, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण विलयन, जो कि ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। ठीक है। तो उदासीन विलयन pH 7 होता है। ठीक है। यहाँ पे 7 होगा, जिसमें क्या होगा, 7, जिसे हम क्या कहेंगे, उदासीन विलयन कहेंगे, जहाँ पे भी pH की वैल्यू 7 आती है। pH स्केल पर 7 से कम मान होने पर, अगर इससे कम मान इस तरफ मान होता है, अभी हम इसमें भी अच्छे से देख लेंगे जो यहाँ पे दिया गया है, pH अगर 7 से क्या होता है, कम होता है, तो वो मान कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर 7 से ज़्यादा होता है, 7 से लेके 14, अगर 1 से लेके 7 के बीच में है तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय। और अगर pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वो वहाँ पे हाइड्रोक्सी आयन की क्या होगी, सांद्रता बढ़ जाएगी। वहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, जो क्या दिखाता है, क्षारक की उपस्थिति, जो क्या दिखाता है, क्षारक की उपस्थिति। तो यहाँ स्टूडेंट अब हम इस pH स्केल को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे pH स्केल ले लिया हमने। अब देखिए pH स्केल में क्या कह रहा है वो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो 0 से लेके क्या है, 7 तक। तो ये 7 वाला पॉइंट क्या हो गया, उदासीन। 7 वाला पॉइंट क्या हो गया, उदासीन। इससे इधर वाले सब क्या होंगे, अम्ल होंगे, और यहाँ वाले सब क्या हो जाएंगे, क्षारक। ठीक है। यहाँ वाले सब क्या हो जाएंगे, क्षारक। ठीक है। अब देखिए जो कहा गया 0 से लेके 1 के बीच में आता है, वहाँ उसकी वैल्यू क्या है, जठर रस। मतलब कि जो हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.2। मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर इस विलयन के अंदर हमारी फिंगर रखी जाए तो हमारी फिंगर पूरी तरह गल जाएगी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। हमारे स्टमक में HCl होता है, ये सबको पता है आप लोगों को। तो वो कितना कंसनट्रेटेड होता है, 1.2। अगर अब नींबू की रस की बात करें तो वो कितना होता है, 2.2। वो कितना होता है, 2.2। अशुद्ध जल की बात की जाए, क्या बात की जाए, शुद्ध जल की, एकदम प्योर वाटर की बात की जाए, तो उसका वैल्यू कितनी होती है, 7। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 7। और इसी तरह अगर रक्त की, ब्लड की बात की जाए तो उसकी वैल्यू कितनी है, 7.4। तो वो क्या हो गया, 7.4 है तो वो क्या हो गया, क्षारक हो गया ना। क्या होगा, क्षारीय प्रवृत्ति हो गई है उसकी, लेकिन बहुत दुर्लभ क्षार है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी वैल्यू कितनी है, 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वैल्यू कितनी है, जो डाइजिन हम लेते हैं उसमें कितनी एल्कलाइन मीडियम होता है, उसका क्षारीय प्रवृत्ति कितनी होती है, 10। ऐसे ही सोडियम विलयन, ऐसे ही हम क्या करते हैं, सोडियम विलयन अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगी, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। तो ये यहाँ पे पूरा pH स्केल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं कि क्या दिया गया है। नीचे देखिए ज़रा, इसमें क्या बताया गया, कुछ इसके अंदर प्रबल अम्ल, प्रबल दुर्लभ अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्लभ क्षार के बारे में बताया गया है। तो देखिए क्या कहता है, जलीय विलयन में जो प्रबल अम्ल है, जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। जब प्रबल अम्ल को जल में डाला जाता है तो वो पूरी तरह क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो बहुत अधिक होती है। अगर हमने पिछली क्लास में भी देखा था, अगर HCl को जल में डाला जाए तो क्या हुआ था, H पूरी तरह से टूट गया था और Cl अलग हो गया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की क्या थी, सांद्रता अधिक थी, तो ये H और Cl पूरी तरह वियोजित हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं दुर्लभ अम्ल की। दुर्लभ अम्ल में क्या होगा, आंशिक रूप से वियोजित होगा, या अपूर्ण रूप से हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन आयन देगा।
ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन की यहाँ पे सांद्रता कम होगी। आप मेन ये ध्यान रखिए कि दुर्लभ जो अम्ल होगा वहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। इसका एग्जांपल CH3COOH और H2CO3, ये याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, एसिटिक एसिड है और H2CO3 हाइड्रोजन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रबल क्षार की। प्रबल क्षार में क्या होगा, देखो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित, जो प्रबल क्षार होंगे वो भी क्या होंगे, जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे और क्या देंगे, OH की जो सांद्रता है वो यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर इसको जल में वियोजित किया जाए तो Na अलग हो जाएगा और OH पूरी तरह से अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अलग होगी। ऐसे ही KOH को डाला जाए तो K अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो अधिक हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट में क्या गया, दुर्लभ क्षार। दुर्लभ क्षार में क्या होगा, आंशिक रूप से वियोजित, जैसे ये था वैसे ये होगा कि आंशिक रूप से वियोजित होगा और OH क्या होंगे, कम दिए जाएंगे, OH की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे NH4OH, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NH4OH। इसको जब वियोजित करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH3 और क्या बन जाएगा, H2O। तो जो OH आयन है वो इसके बाद मतलब बहुत कम में क्या होंगे, रिलीज होंगे। OH आयन क्या होंगे, बहुत कम। यहाँ तो फटाफट रिलीज हो रहा था, Na अलग हो रहा था, OH, यहाँ बहुत कम OH आयन की सांद्रता रिलीज होगी। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन में। आपके पास A और B दो विलयन है, ये A है और ये B है, दो विलयन दिए गए हैं। A का जो विलयन है, विलयन A का pH कितना है, 6 है और B का pH कितना है, 8 है। ठीक है, इन दोनों में किस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। हाइड्रोजन आयन कहाँ पे होंगे, अम्लीय विलयन में होंगे ना, तो A की क्या होगी, A में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है। किस विलयन की प्रकृति अम्लीय, हमें पता है कि 7 क्या है, उदासीन है। 7 से जो कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है और 7 से जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, क्षारीय। तो यहाँ पे कौन से विलयन की हो जाएगी, आप बताइए, क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से विलयन हो जाएगा, जो A है वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा और जो B है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ताजे दूध का pH 6 होता है, इसके दही बन जाने पर इसके pH में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, दूध का जो pH होता है वो होता है 6। जब दही बनता है तो इसके अंदर जो शर्करा होती है वो लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, दूध की जो शर्करा है उसको किसमें, लैक्टोबैसिलस में लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। जब लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है तो इसका pH क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है इसके pH में। इसका pH जो 6 से कम हो जाता है इसका pH। ठीक है, इसका pH क्या हो जाता है, 6 से कम हो जाता है, क्योंकि दही के अंदर क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल। क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसकी वजह से इसका pH 6 से कम हो जाता है, ये और अम्लीय हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या थी, शर्करा प्रेजेंट होती है। जो शर्करा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो उस शर्करा को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल में बदल जाने के कारण जो इसका pH है वो 6 से क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, ये और अधिक अम्लीय हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखिए। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 प्रबल अम्ल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, 2 प्रबल क्षार हो जाएंगे। शुद्ध जल का pH 7 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन। इसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन, क्योंकि हमने देखा था कि 7 में क्या आ जाता है, उदासीनीकरण। 7 में क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ना वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है। तो शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।